नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज कई अहम खबरें हैं सर, और एक बड़ी खबर निकली है, बल्कि कई बड़ी खबरें निकली हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कई फैसले लिए गए हैं और कई बातें अंदर की गई हैं। राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कई बातें कही हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से जो घमासान शुरू हुआ था, अब ऐसा लगता है आर पार की जंग में बदल गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने जो सबसे बड़ा निर्णय लिया था वो यही था कि पार्टी हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का सिर्फ 2 छंद ही गाएगी, 2 पैराग्राफ ही गाएगी। मतलब कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें वंदे मातरम के शुरुआत के 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे, पूरे 6 स्टैंजा पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। ये कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला ले लिया गया। ये भी कहा है कि इस पर बीजेपी को और सरकार को जो सोचना है वो सोचे, लेकिन हम उतना ही गाएंगे जितना जवाहरलाल नेहरू ने, जितना सरदार पटेल ने, जितना बाकी और आज़ादी के बड़े नायकों ने कहा था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। उन सब की सहमति से जो 2 पैराग्राफ गाने पर बात सहमति हुई थी वही गाए जाएंगे। अब ये उनका कहना है कि 1937 में ये फैसला हो चुका है, अब इस पर आगे और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून लेकर के आई है सरकार, तो ये अलग मामला है। वैसे भी वो आधिकारिक कार्यक्रमों पर, सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी अपने फंक्शंस में 2 पैराग्राफ ही गाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर सरकार की तरफ से बड़ा पलटवार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज बयान दिया। सीधा हमला उन्होंने बोला और कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और देश के विभाजन की नींव डाली थी, जिसके बाद 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोदी सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को सुधार कर पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकता का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी अवहेलना करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय घोर तुष्टीकरण की नीति दर्शाता है, अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय बंकिम बाबू के अमर कृति का न केवल अपमान किया है, बल्कि लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो देश की आजादी का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। देश पहले भी वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बंटने की गलती कर चुका है और अब इसके नतीजे भुगत रहे हैं। अब देश को कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। यह अमित शाह ने कहा। तो पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी के तर्क पर हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो दलील दे रही है, सरकार जो कह रही है, उसमें कहां अंतर है, सुनते हैं। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
बात करें, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं और सीडब्ल्यूसी में क्या फैसले हुए हैं। करीब 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपने चारों मुख्यमंत्रियों से कहा है कि उनके राज्य में शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में 1 महीने में रिपोर्ट दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला राज्य में बताया जाएगा। चीन के और अमेरिका के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई है। ये सारी बातें हुई हैं। परिसीमन को लेकर के कांग्रेस ने राय दी है कि मौजूदा संख्या 543 के ऊपर ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। हम इसी मांग पर हैं और अगले 25 साल तक संख्या इतनी ही रखनी चाहिए हाउस की। और संगठन सृजन अभियान की एक डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। ये बाकी बातें हुई है। पहले आइए, लेकिन बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये थी, राहुल गांधी ने कुछ और बड़ी बातें प्रधानमंत्री के लिए और गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी कही, उसकी बात हम करेंगे। उन्होंने कहा फिनिश्ड, ये अब खत्म हो गया है उनका काल, और वो अब हार चुके हैं। और जनता अब उनको ये लगता है, राहुल गांधी ने कहा कि अब तो बीजेपी आरएसएस को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट भी नहीं मिलेंगे। ये बात आगे करेंगे, पहले ये वंदे मातरम वाली बात कर लें। बात यह है कि सरकार क्या सोचकर बिल लाई और कांग्रेस पार्टी क्या सोचकर कह रही है कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बात केवल सोच की है ना, इसमें आप ये पॉलिटिकल सोच है या विचारधारा है, इस पर हम बात कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि जो सरकार सोच कर लाई और जो कांग्रेस सोच रही है वो एकदम, जिसको कहें कि इन लाइन है। दोनों एकदम जो चाहते थे वही हो रहा है। और उसको और थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर कहें तो स्पष्ट हिंदू राजनीति और उनकी सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति, उसकी ये सीधी सीधी अब लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान करके एक तरह से कहें कि अब लाइन ड्रॉ कर दी है और उनको ये लगता है कि 12 साल की सरकार के बाद, या कहें कि जब 15 साल की सरकार हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो वापस बुलाने का कोई प्रोविजन है नहीं अगर कोई सरकार है तो, अब राहुल जी जो भी कहें, लेकिन देश का लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। शायद कांग्रेस पार्टी को अब लगता है कि ठीक है, इस देश में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जिस पर हमने इतने वर्षों तक राज किया, अब उसी को फिर से और मजबूती से स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर लगता है कि हम जिस वजह से सत्ता में आए, यानी हिंदू राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, अपीजमेंट, एंटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उस पर हम काम करें। और इसीलिए जो इस वंदे मातरम का जो कानून बनाने का, 6 के 6 पैराग्राफ गाने का जो लक्ष्य था, वो एक तरह से पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि देश के हिंदुओं को बताए कि भाई देखो, ये तो वही है, अंत में इनको तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी नहीं गाना है, इनको किसी भी तरह से भारत माता मानना नहीं है, इनको अपने हिसाब से सिर्फ उसको रस्मी तौर पर वंदे मातरम का 2 पैरा आपको ये भी लगता है कि सरकार को अंदाजा था कि कांग्रेस का रुख यही होगा? सरकार बिल्कुल जो चाहती थी वही हो रहा है। सरकार को अंदाजा नहीं था। सरकार, जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी को कुछ कहें और वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो एकदम सरकार को जो अंदाजा था, सरकार इसीलिए इतने समय से ये पुश कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी ने भी ये बहुत सोचा समझा, अच्छे से ठहर कर लिया निर्णय है कि हमें इसी वाली, चाहे उसको अपीजमेंट कहा जाए, चाहे उसको जो कहा जाए, हम इसी राजनीति पर रहेंगे। और अगर आप ध्यान से देखिए तो उनके नेता क्या कह रहे हैं कि भला कौन मुसलमान गाएगा, आप इसको समझिए। ये एक्सटेंशन ऑफ गाजा सपोर्टेड आर्टिकल पॉलिटिक्स है, ये एक्सटेंशन ऑफ फिलिस्तीन का झोला पॉलिटिक्स है। इसको आप ऐसे मत देखिए कि ये कोई एक अचानक कुछ हो गया, ये उसी का विस्तार है। तो उनको पता है कि देश का मुसलमान पूरी तरह से माने कि कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, ये उसका एक्सटेंशन है जो रेवंत रेड्डी कहते हैं, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। देश की माइनॉरिटी में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के इस रुख को लेकर के अप्रिसिएशन हो, लेकिन मेजॉरिटी का जो माइंडसेट है, कांग्रेस को उसकी परवाह क्यों नहीं है? परवाह से मेरा मतलब यह कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि इससे हमको उसमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, वरना ये एक हार्ड स्टैंड लिया गया है। पहले कांग्रेस के नेताओं, पहले 15 अगस्त को जो हुआ इंदिरा भवन में, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा खुल के कहा, खासतौर पर उनके जो मुस्लिम एमपीज वगैरह, कि हम नहीं गाएंगे, धर्म का मामला है, हम नहीं गाएंगे। और अब सीडब्ल्यूसी में कहना तो वो ऑफिशियल एक तरीके से हो गया कि भाई आप कुछ भी कर लें, हमारे जो आजादी के नायकों ने जो तय किया हुआ उससे बड़ा तो नहीं है ना कुछ भी, आज कोई कहेगा तो। आपको याद हो सौरभ जी, जिस दिन ये 15 अगस्त पर जो सारा हुआ था, उस दिन कांग्रेस मुख्यालय में, इंदिरा भवन में, तब भी हमने कहा था उस दिन भी कांग्रेस को इतनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल से। जो स्टैंड आपको लेना है 3 दिन बाद लेना, उस दिन भी आप कह सकते थे कि हम ये नहीं करना चाहते, करना चाहते, जो भी बात हो सकती है, लेकिन 3 दिन बाद उनको लगा कि इसका जो भी राजनीतिक फायदा नुकसान होगा वो हम करेंगे। लेकिन कल रात को मेरे किसी बहुत बड़े एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषक से चर्चा हो रही थी इसी मुद्दे पर, वंदे मातरम। तो उनका कि क्या कांग्रेस के लिए
माइनॉरिटी अपीजमेंट और वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बड़ा फैसला कैसे करती है कि 18% के लिए वो 80% लोगों को यही छोड़ सवाल दे? था मेरा। तो डर नहीं है कि वहां रिएक्शन मतलब 80% लोगों को छोड़ दे, ये मतलब एक राजनीतिक फैसले के तौर, हम कोई उस पर डिसीजन पे नहीं, वो चर्चा इस बात पे कर रहे थे कि इसको सोचने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाई जो राजनीति अभी तक वो कर रहे हैं उसमें 20% 30% जो हिंदू है, जो नॉन मुस्लिम समाज है, वो उनके साथ है, ऑलरेडी है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 18% काट कर जो 80% है उसमें से मैक्सिमम जो 40% पर तो अभी पहुंची हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको इस इशू से या किसी और ऐसे इशू से जो कोई भी दे दे उनको, उसको लपक कर उस पर काम कर लें। तो वो उस पर अपना काम कर रही है। लेकिन मैं दो बातें कहता हूँ, वंदे मातरम और आनंद मठ, मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। आनंद मठ को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे फिर नई तरीके की राजनीति होती है। जो 4 छंद की बात हो रही है उसमें धार्मिक प्रतीक हैं, लेकिन ये बहस क्यों हो रही है कि धार्मिक प्रतीक हमेशा सांप्रदायिक प्रतीक होते हैं? मेरा मुद्दा ये है, हमारे जितने कलाकार, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े सिंगर हैं, ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद जो है वेद वाणी है, समझे, वेद वाणी है, उसमें वेदों के गायन किया जाता है संस्कृत में। और वो जो फैमिली है 500 साल से वेदवाणी और ये ध्रुपद की गायन कर रहे हैं, वो है मुस्लिम फैमिली, डागर बंधु, समझे। तानसेन की फैमिली से वो आगे बढ़ते हुए बैराम खां डागर साहब हैं, उनकी चौखट से शुरू होकर वो करते हैं जी। तो वो तो सरस्वती वंदना कर रहे हैं, वो राधा को गाते हैं, वो कृष्ण को भजन गाते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। और वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई उससे राधा के गीत गा के कमा रहे हो, ऐसा नहीं है, वो उनकी आस्था में। तो मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक प्रतीकों को सांप्रदायिक प्रतीक समझना एक बड़ा प्रश्न है, जिसे मतलब एक साइड गंभीर चर्चा के तौर पर पहले भी इस पर बात पॉलिटिकल चर्चा तो अलग है। किसी को किसी भी कारण से, धार्मिक कारण से, मान लीजिए किसी मुसलमान वर्ग में एक सेक्शन को या किसी भी मुसलमान को यह एतराज है कि भाई मेरा धर्म आजादी नहीं देता इसकी, तो मैं इसको नहीं गाऊंगा, उसकी बात समझ में आ सकती है, उसकी वजह समझ में आ सकती है। हमने पहले भी कहा कांग्रेस पार्टी की क्या वजह है, कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड ले रही है वो उसके पीछे की क्या वजह है। तो एक वजह ये हो सकती है कि वो ये समझ रहे हो कि भाई बीजेपी वाले जो हैं जानबूझकर एक ट्रैप तैयार हमारे लिए इन्होंने किया, इसके जरिए पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, विल टेक इट हेड ऑन। ठीक है, हम आपकी मंशा समझ रहे हैं, नियत समझ रहे हैं, तो ठीक है, आप हमको फंसाना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, जो विजय जी ने कहा कि भाई वो 20% तो हमारे रुख से प्रसन्न नहीं होगा, और बाकी एक ऐसा सेक्शन मेजॉरिटी का है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से अलाइंड है, और उसके लिए वंदे मातरम इशू नहीं है, 2 पैरा या 6 पैरा उसके लिए इशू नहीं है, उनको लगता है कि वो हमारे साथ रहेगा। जल्दी से और बता दूं और बातें क्या हुई हैं, फिर इस पर एक साथ कमेंट कर लीजिएगा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वंदे मातरम पर जो फैसला हुआ, इसके अलावा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि दे आर फिनिश्ड, मोदी फिनिश हो चुके हैं, उनका समय खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी शासन अपने आखिरी दौर में चल रहा है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस दोनों नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी खबरें सोर्सेस से आती हैं, कांग्रेस को कवर करने वाले जर्नलिस्ट बताते हैं, हमारी भी जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने भी बताया, ये कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। कई बार कुछ नेता जो है बाहर निकल करके जो बोलते हैं उसी से ये खबरें आती हैं, लेकिन इसका कहीं खंडन नहीं हुआ, सब जगह खबरें छपी हैं, तो इसलिए प्रमाणिक ही मानिए। राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस पार्टी के जोश भरते हुए कहा कि सरकार बैकफुट पर है, अब आप और आक्रामक होइए इस सरकार के खिलाफ। और उन्होंने यह भी कहा कि एकता सबसे बड़ा हमारा जो है वो सूत्र होना चाहिए, और उन्होंने टीएमसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और एकजुटता ये हमको साथ रखना है, वरना हम टीएमसी का उदाहरण देखना, जहां कोई आइडियोलॉजी नहीं थी वो कैसे बिखर गई है। ये बातें वहां पर हुई हैं। फिर राहुल गांधी ने चढ़ावा चोरी, राम मंदिर वाली बात भी कही, छात्रों के मुद्दे पर खुलकर बोलने की बात भी कही है। वो कन्विंस हो गए कि ये अपने आखिरी अंतिम चरण में मोदी सरकार पहुंच जा रही है, और अब इसके बाद मौका हमारा आ रहा है। इसमें तो कोई आपत्तिजनक उनके सोचने में तो ठीक है, उनकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, उनको अपनी रीडिंग करने का अधिकार है, अपनी रणनीति और राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है वंदे मातरम पर अगर बात करें जी कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी गलती कर रही है और रणनीतिक रूप से। अच्छा, राजनीतिक रूप से इसलिए गलत कर रही है कि आप सीधे सीधे, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, विजय जी ने भी इशारों में कहा कि कांग्रेस एक तरह से बीजेपी के ट्रैप में फंस रही है। इस कानून को लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मंशा कांग्रेस को घेरने की थी, या कहें कांग्रेस को एक्सपोज करने की थी। तो
आपने लगभग उसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए एक तरह से मान लिया कि जो हिंदुत्व की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, उस पर बीजेपी का कॉपीराइट। अरे भाई, आप तो चैलेंज करते हैं ना कि हमें वंदे मातरम से कोई विरोध ही नहीं है। दूसरी बात, जो 1937 की बात हो रही है, 1937 में देश में अंग्रेजों का शासन था, कांग्रेस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। यह बात सही है कि उस समय भी जो 2 स्टैंजा गाने का फैसला हुआ वो मुस्लिम भावनाओं को ध्यान में रखते हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर की भी उसमें सहमति थी। खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू का फैसला नहीं था या बाकी नेताओं का फैसला नहीं था। लेकिन अब हम 2026 में हैं, अब देश आजाद है, देश की संसद ने कानून बनाया है, तो उस कानून का सम्मान करते हुए कांग्रेस को उस तरह का फैसला, चाहे वो उसको टकराव की राजनीति कह रहे हो, हेड ऑन लेने की बात कर रहे हो, उससे बचना चाहिए था। ये तो राजनीतिक गलती मेरे को लगती है कि आप खामखा उस ट्रैप में फंस रहे हो। पहले आपको एंटी हिंदू बता दिया जाता है, फिर आपको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, आप उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड दे रहे हैं, उनके विकेट पे जाके खेल रहे हैं। दूसरा रणनीतिक गलती है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस, ये सरकार बैकफुट पर नजर आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12 साल में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब मोदी सरकार बैकफुट पर दिखी है। किसानों के मुद्दे पर देखी थी या अब दिखी है, लेकिन आप उसको बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने का मौका क्यों दे रहे हैं? अब अगर ये नैरेटिव, जैसा अमित शाह भी कह रहे थे वीडियो में, तो वो तो मुद्दा ये लेके चलेंगे। तो आपका जो छात्रों का मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, कहीं ना कहीं या चढ़ावा चोरी का मुद्दा था, उसको डाइवर्ट करके एक नया मुद्दा खड़ा करने क्या का करना मौका- चाहिए था कांग्रेस को? ये अगर मान लें क्रिकेट के टर्म्स में ये एक बाउंसर थी या गुगली थी, तो डक करना चाहिए था आपको इसको? डक करना चाहिए था, वंदे मातरम को बिल्कुल डक कर क्या देना करते चाहिए। फिर? गाते आप पूरा, क्या दिक्कत है? अच्छा, भाई कितने मुसलमानों को आपत्ति बताओ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसको इशू ही नहीं बनाते। वो कहते हैं अरे ये बीजेपी जो है ये वंदे मातरम का इशू कर रही है, मुझे तो जवाब चाहिए एजुकेशन पर, मुझे तो जवाब ओके, चाहिए ओके, हेल्थ ओके, पर। ओके। देखो, क्यों? हर बॉल को खेलना जरूरी नहीं है ना। अगर आपको मालूम है कि बाउंसर फेंका जा रहा है या आपकी बॉडी को टारगेट करके बॉल की जा रही है, तो बचने की कोशिश करिए ना। बीजेपी पूरा गाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए था। बीजेपी बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार कर जाती है ना, और समझदारी यही कहती है। जाति राजनीति की। जनगणना वाला देखिए ना, कभी कभी हाँ, तो वो उसको कभी लीव इधर कर रही है, उधर, हाँ, कभी कोई डक कर रही है, उसको- कभी टैप कर रही है, कुछ कर रही है। उसके वो मुद्दा ट्रैप में बहुत तो नहीं असहज आ रहे करने ना। वाला है बीजेपी। ट्रैप मेरा में नहीं मानना आ रहे है हैं। उसको हम आगे बात करते हैं। कांग्रेस को अपना एजेंडा सेट करके अपने एजेंडे पे, अपने विकेट पर है। राजनीति करनी चाहिए। ठीक है। बार बार बीजेपी के विकेट पे जाके खेलने की गलती कांग्रेस करेगी तो वही कांग्रेस ने अंजाम होगा। बीजेपी की पिच पे जाकर के बीजेपी की स्ट्रॉन्ग बॉल जो है उसको अटेम्प्ट मार दिया है। अटेम्प्ट मार दिया और उनको एक नया मुद्दा दे दिया खड़ा करने। ओके, इससे जो है बचना चाहिए था। सर, इस पर भी बोलें। और राहुल गांधी जी को लगता है प्रधानमंत्री डर गए हैं, गवर्नमेंट इज स्कैर्ड, इट्स गॉन, इट वोंट लास्ट लॉन्ग। अच्छा, ये भी कुछ लोगों ने बताया, जो कांग्रेस को जानते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदर कुछ लोगों ने इस पर असहमति भी जताई, कुछ लोगों ने, कि भाई ये असेसमेंट कि ये सरकार डर गई है, बैकफुट पर है, या ये सरकार के दिन नहीं, ये असेसमेंट गिने चुने- है, एड्रेस है, दो फर्क होते हैं ना। मतलब उन्होंने बोली है बात, एड्रेस में बोली अपने हाँ, असेसमेंट। वहां कुछ लोगों ने इस नहीं, पर address अपना में तो काउंटर बोलना व्यू भी ठीक दिया है। कि नहीं, ये असेसमेंट ठीक नहीं है, कि भाई इनके Address दिन से गिने वो तो चुने ठीक रह गए, है। या ये बहुत कमजोर हो गए। Assessment बट वो तो उन्होंने, राहुल गांधी का ये अपना ही मानना था, उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि अब ये लोग जाने वाले हैं। देखिए, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है कांग्रेस में, हालांकि मेरे कोई बहुत मित्रता नहीं है कांग्रेस से, लेकिन मेरे व्यक्तिगत मित्र है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। कल उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हाँ जी। उन्होंने कहा कि 3 नेताओं ने वंदे मातरम का विरोध करने का जो कांग्रेस ने तय किया उसका विरोध किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी को उसके आगे नहीं मतलब इसको पार्टी को तुल नहीं देना चाहिए। अब ये कानून बन गया है तो पार्टी कहे कि ठीक है, सरकारी कार्यक्रम हो गए तो गाना चाहिए, हम गाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको इतना एडमेंट नहीं बनना है कि हम किसी भी स्थिति में नहीं गाएंगे, ये पार्टी के हित में नहीं होगा। और जिन 3 लोगों ने अपना संदेश दिया था कि मतलब इस पे पार्टी को अलग अख्तियार नहीं करना चाहिए, उसमें एक शशि थरूर थे, एक मनीष तिवारी थे, और तीसरे ए के एंटनी थे। और 2 नेता केरल से आते हैं इसमें से, ए के एंटनी। हालांकि कल ए के एंटनी बैठक में नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि ए के एंटनी के बेटे अकेले हैं, अनिल एंटनी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। सारे राष्ट्रीय सचिव हटा दिए, सिर्फ अनिल एंटनी राष्ट्रीय सचिव बने रहे। और एंटनी जी का कल संदेश कांग्रेस को था कि भाई इसको गाने में कोई हर्ज नहीं है, इसको तुल न दिया जाए। और ये कंटिन्यू करने के पहले पार्टी में बहुत विचार विमर्श हुआ कि इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और पार्टी में यह राय उभर कर आई कि भाई 2024 के लोकसभा के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया, और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से भारतीय पार्टी चुनाव के अंदर गई, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी अब की बार 400 पार 300 पार का जो बात कर रही थी, और ये सबको लग रहा था कि राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और कांग्रेस ने उसका विरोध किया राम मंदिर का। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इतना करने के बाद भी अयोध्या सीट हारी भारतीय जनता पार्टी।
फैजाबाद की सीट हारी और भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर धर्म की बात करेगी, इन मुद्दों को करेगी, तो सारा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। ये उन्होंने इसका विश्लेषण किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने, काफी लोगों ने, कि भाई इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ सकती है, तो अगर हम विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन कांग्रेस ने इसको फ्रिक्शन पॉइंट बना के जरूर एक हाँ, और पार्टी ने कहा कि हमारा जो स्टैंड है हम उसको क्लियर लेके चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमें इसका विरोध करना, और 1937 में हमने किया था। 90 साल में हमारी जो विचारधारा है वो बदली नहीं है, हम उसी पर चलने वाले हैं। तो कांग्रेस इस पर मुझे लगता है उसी आधार पर बनने का कांग्रेस ने तय करा। बॉटम लाइन ये कि वंदे मातरम को कांग्रेस ने फ्लैश पॉइंट अगर बनता है तो बनाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, इस ये नीति उसने अपना ली है। ठीक है, देखिए वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक चीज समझिए ना, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये हिंदू प्रतीक है, ये टीका लगाएंगे, ये आरती करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये करना तो ठीक नहीं है। आप इसका अंतर समझिए, जो कांग्रेस अभी कर रही है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये पता है कि भाई सबके बाद उसको 20-30% लोग जो भी हैं वोट दे रहे हैं, उसकी सरकारें बनती हैं, उसके साथ लोग खड़े रहते हैं, तो वो हिंदू ही हैं। लेकिन जब आप रोज रोज कहेंगे, तो जिसने कांग्रेस कार्यालय में उस दिन पूरा 6 के 6 छंदों वाला वंदे मातरम लगा दिया था, वो भी तो है ना भाई, वो कांग्रेस का वर्कर ही है ना जिसने लगा दिया था, जिसका सोनिया जी को कहना पड़ा कि नहीं हमारा अपना वर्जन चाहिए। और मैं इसके अर्थ देख रहा था, दूसरे और तीसरे के अर्थ में जरा इसको सचमुच सुनना चाहिए। तुम्हारी रातें चांदनी से जगमगाती और उल्लास से भरी होती हैं, खिले हुए फूलों और हरे, ये कह रहे। और तीसरे में क्या है, इसमें 7 करोड़ कंठों से निकलती गर्जना और 14 करोड़ हाथों में चमकती तलवार। ये दरअसल मूल क्या है? अगर आप भारत को मां मानते हैं तो पहला छंद भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई छंद ठीक नहीं। एक लाइन की बात है, अब कांग्रेस कहां खड़ी है वो तय करे। बड़ा सिंपल है त्रिपाठी जी, मेरा सही आपने ठीक कहा कि भाई हिंदू वोट के बगैर तो सरकारें बन नहीं सकती, कांग्रेस भी इस बात को जानती है, ठीक बात है। लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि जो मेरा जो सबसे इनएलिएनेबल समर्थक है, जिसको मैं छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकता, उसको अगर कोई चीज प्रॉब्लम है मूल तो आधार मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मूल आधार जो है, और बाकी इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो जो ये कह रहे थे बाकी 20-30% जिसके लिए ये इश्यूज इररिलेवेंट हैं, जिसको आप सो कॉल्ड सेक्युलर कह लें या रियल्स जो भी है, वो मानता है कि भाई इन सब चीजों में नहीं पढ़ना देश को। लेकिन फिर दूसरी डिबेट जाएगी ना, कि मुसलमान को सड़क से मतलब नहीं है, मुसलमान को शिक्षा से मतलब नहीं, मुसलमान को हिंदू देवी देवता न सुनाई दे, मुसलमान को हिंदू आराध्य न सुनाई दे, मुसलमान को राम मंदिर न सुनाई दे, मुसलमान किसी भी तरह से हिंदू प्रतीक न सुनाई दे, तो ये तो चलेगा ना। ये भी जनरलाइजेशन है, लेकिन इसको इस तरीके से पुट अप किया जाएगा। नहीं, जनरलाइजेशन कैसे है? आप जरा सोचिए ना, शाहबानों से लेकर वंदे मातरम के 2 छंद, आप इसको कैसे जनरलाइजेशन करें? यही है, ये कांग्रेस की स्टेटेड पॉलिसी है भाई। मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समाज के लिए कह रहा हूं। मुस्लिम समाज गाजा पे खुश हो जाता है, गाजा से उसका क्या लेना देना भाई, उनसे बात भी नहीं कर पाएगा। और बातें जो हुई वो मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग बात ये हुई। कन्हैया कुमार जी ने ये कहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस से छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे दलों को या ऐसे ग्रुप्स को हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी है, ये भी फैसला हो। ये भी बात उसके अंदर जो है कही गई है। अच्छा, ये लिखा है खबर में कि इनका मनीष तिवारी जी का एक असेसमेंट था कि भाई जो आखिरी सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, अनरेस्ट हुआ था, वो 1990 मंडल कमीशन वाला था। तो इस पर भी राहुल जी ने एतराज बताया कि नहीं, ये वाला भी बहुत बड़ा था, मतलब ये ना माने हम कि इसको कम करके जो है वो हम ना आके, ये बात भी उन्होंने कही है। ये सीजेपी वाली बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। 1990 और इसको तो जोड़ ही नहीं सकते, मतलब ये बड़ा था, इसको बड़ा छोटा नहीं कह रहा, लेकिन इसको और उसको कंपेयर करना तो कोई मायने, क्योंकि मैंने तो दोनों ही मूवमेंट देखे हैं, 90 वाला भी देखा और ये भी देखा है। नहीं, सीजेपी को लेकर वो उनका भाई, इसलिए तो राहुल गांधी जी वहां नहीं गए थे ना, ये तो कांग्रेस का स्टैंड रहा ही है वहां पर। देखिए, CWC में जो बैठक में जो चर्चा हुई, एक तो मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं होता कि हम कहें एक हिंदू राजनीति कर रहा है, एक सेक्युलर राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, हिंदू भी सेक्युलर ही है। हिंदू, जब आप ये बार बार कहते हैं कि सेक्युलर प्रीफिक्स लगाया, सो कॉल्ड, मैं कभी सो कॉल्ड के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू भी सेक्युलर है, क्योंकि उससे फिर ऐसा लगता है कि हिंदू कम्युनल है जो नहीं मान रहा उस बात को। बिल्कुल ठीक, अच्छा कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बोला, आपने उसको कहा असेसमेंट, मैं कह रहा हूं असेसमेंट है कि भाषण है, 2 बातों में भी फर्क होता है। कई बार असेसमेंट के बाद ऐसे भाषण की जरूरत होती है, चाहे अंदर से ना मानते हो। हाँ, नहीं तो उस समय जरूरत होती है कि भाई इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है।
आप जब कमजोर होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा उसके साथ कहते हैं ना कि हाँ हम इनको खत्म कर देंगे। नहीं, मैं तो मेरी इंटरेस्ट तो उन लोगों में है, उनके नाम तो कभी नहीं आएंगे बाहर कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि ये असेसमेंट ठीक नहीं है। नहीं तो वो तो कि हम ये माने अगर वो बोला ना कि ये उन्होंने। सरकार जाति वाली बेला में है तो ये गलत है। ठीक बात है। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो जो समीर साहब ने जो बोला वो नाम पर आपने ध्यान नहीं दिया। नाम बताया इन्होंने, 2-3 नाम उन्होंने गिनकर वंदे बताए मातरम थे। वाले बाप। हाँ, वो सब एक ही तरफ है। मतलब वो एक्चुअली पूरी CWC की जो बैठक है उसका कोर इशू वंदे मातरम है। बाकी बातें तो आप सब जोड़ रहे हो कि ठीक है, हर एक मीटिंग का कोर इशू होता है। कोर इशू वंदे मातरम था। कोर इशू वंदे मातरम था, तो उस पर ही चर्चा जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो मोदी सरकार तो उनके चाहने से, किसी के चाहने से न रुकने वाली है न जाने वाली है। ये भी उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया तो बड़े परेशान हो गई थी सरकार। मोदी जी ने कई फोन करवाए कि उठाओ इनको यहां से। मतलब करें डरे हुए थे उस पूरे प्रकरण में मोदी जी। अब ये आप चीजों को देखने का नजरिया, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली। मेरे को एक अच्छी बात लगती है, ये अगर सरकार बहुत प्रधानमंत्री ट्रांसपेरेंट है, सारी खबरें LOP के पास होती है। अगर प्रधानमंत्री ने LOP के धरने को अपने आवास के आसपास गंभीरता से लिया, 2 मंत्रियों को उनसे बात करने भेज दिया, तो आप उसको डरा हुआ कह लीजिए या उनकी प्रतिक्रिया कह लीजिए या रिस्पॉन्स कह लीजिए, क्विक रिस्पॉन्स, तो अपना अपना नजरिया है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं। जंतर मंतर खत्म हो गया, लेकिन JNG और JN अल्फा के जो आपको छोटे छोटे शहरों से भी, दूर दराज के प्रदेशों से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं लोगों में आपको सक्रियता तो बढ़ती हुई दिख रही है। जवाब तो लोग मांग रहे हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे, मैं आज एक खबर देख रहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश की शहडोल की, हॉस्टल में इतना खराब खाना मिलता है कि बच्चियां 10 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर को बताने के लिए बात गई। ये सिस्टम बनाया हमने 70-75 साल की आजादी में। हम तो रोज बात कर रहे हैं सर इस पर। मैं तो यही कह रहा हूँ डेली कि बात हो रहा है, वंदे ऐसा हो रहा है। मातरम, मेरा यही निवेदन था कि वंदे ऐसा हो तो रहा मातरम है। के बजाय कांग्रेस लेकिन कहती है इस कि बात- वंदे मातरम छोड़िए। ये बस। फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस कहाँ होना चाहिए? ये कांग्रेस का फोकस इस वक्त, मान लीजिए उनको लगता है भाई, जब ये के सरकार खिलाफ कमजोर है, बड़ी नाराजगी है तो उसको एक्सप्लोर करो एक ना, अनरेस्ट उसको खड़ा हो रहा है एक्सप्लोइट करो, सरकार उसको के एक्सप्लोइट खिलाफ। करो मैं ना, वहां ज्यादा बस। जोर लगाऊंगा या मैं उसको- इसको हेडलाइन बनाऊंगा। उसको एक्सप्लोइट करो ना। इतना बड़ा मामला है आपके सामने और आपको लग रहा है कि आपने शिक्षा मंत्री का और अभी इस्तीफा तो ले लिया, एजुकेशन शिक्षा पर को इतना लेकर बड़ा इतना इशू विरोध हो हो रहा गया है। था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि भाई वंदे मातरम अब महत्वपूर्ण नहीं है, अब हमें युवाओं के मुद्दे उठाना है, स्कूल एजुकेशन को लेकर उठाना है, उनकी परीक्षा जो लीक हो रही है उसको लेकर हमने मुद्दा बनाया है, नौकरी को लेकर हमें करना है, महंगाई को लेकर इनको मामला उठाना है, और तमाम मुद्दे राहुल गांधी चर्चा कर सकते थे। और आपके सामने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपके सामने तो अभी पंजाब का चुनाव ये है। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि 1 महीने में रिपोर्ट दो। हाँ, आप ये क्या जो करोगे? अच्छा रोड उन्होंने मांगी कहा, और और ये ये भी बात कहा है उन्होंने कि बोली है। शिक्षा को रोजगार से कैसे और जोड़ा जाए, कल उसका रोड मैप और बनाइए। बहुत बड़ी बात है, कल उन्होंने हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम विपक्ष पे, मतलब सत्ता पक्ष पे हमलावर हो रहे हैं तो हमारी सरकार कमजोर, हमें कमजोर ना करें। और हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया कि हेमंत सोरेन के मामले में जब हुआ तो हम उस पर आक्रामक से बढ़ नहीं वो जो पाए। वहां के मंत्री हैं वो इरफान अंसारी, हाँ। वो कांग्रेस के ही है ना? कांग्रेस के मंत्री उन्होंने कहा, आज उनका बयान है टीवी पे कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है, ये वहां कल ही जो बोला हेमंत सोरेन ने मांगे मानी और अपने मुख्यमंत्री के लिए बोला है कि आप अपने राज्य में ऐसे कोई काम मत करो कि हमें दिल्ली में सरकार का विरोध करने फोन के पे समय बात हमें हुई कुछ है नहीं इनकी और हेमंत सोरेन की, ये खबर है। तो वो अच्छी बात है ना। सौरभ जी, बस एक ही बात, क्योंकि ब्रेक पे आप जाने वाले जी हैं, हो ही गया समय। तो एक ही बात है, आप लोग इतनी मासूमियत से आज चर्चा कर रहे हैं, सब लोग इतने विद्वान लोग हैं, कह रहे हैं कि क्यों शिक्षा पे नहीं कर रहे हैं, उस पे वो जानते हैं कि करने की स्थिति नहीं है भाई। नहीं, उस पूरे पे वो देश में पता अनरेस्ट है सर, ये सर, सच आप है। ठीक सर, देखिए आप जो कह रहे हैं वो गुस्सा सही है, वो एकदम सच है। चलें। लेकिन कांग्रेस को पता है कि उनकी ये साख नहीं कि उस मुद्दे को आगे बढ़ा पाए, इससे उनको सीधा सीधा 18-20% का वोट बैंक मिल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कैसे चलें, वो स्कूल और तो वो देखें, तो मान ही रहे हैं। वो तो 100% का इशू है।